इन्वेस्टमेंट के ही थ्रू ज़्यादा होता है, बल्कि रिटेल ट्रेडर तो कम्पीट करता है हेज फंड्स के साथ। एसआईपी से ही जाना चाहिए क्योंकि वो कंसिस्टेंस होता है। और शॉर्ट टर्म में कुछ गलती कर दी तो वैसे ही पूरा डाउनफॉल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन यू वोंट बिलीव, वो 3 लाख रुपए का उसका कैपिटल जमा हो गया था। Welcome to World Talk Exchange. सीए तन्मय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। अरे आज का हमारा जो पॉडकास्ट है ना, वो मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, जो है पर्सनल फाइनेंस। क्योंकि ये पॉडकास्ट का मोटिवेशन मुझे इसलिए मिला कि आजकल जो यंगस्टर्स है खास करके, वो इन्फ्लुएंस हो जाते बहुत जल्दी कि हम क्विक मनी कैसे हासिल कर सकते हैं, या फिर क्विक मनी जैसे कंसेप्ट जो होते हैं, या हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम। ये दो टॉपिक जो है वो बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। बराबर। तो एक्चुअली अभी इंस्टाग्राम पे क्या हो गया ना, मतलब यूट्यूब पे भी बहुत चल रहा था बीच में कि काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है दे जंप्ड इनटू दिस ट्रेडिंग ट्रेन। तो Yes. सबको हॉट टॉपिक मिल गया। तो हर एक कोई अपने P&L जो भी स्क्रीनशॉट से डालता था कि मैंने इंट्राडे में इतना कमाया, 10,000, 50,000, 1 लाख। और वो देख के यूथ जो है अपना, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है बेसिकली। ओके। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो अपने पास इससे बेहतर ऑप्शंस भी अभी अवेलेबल है, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो एसआईपी वगैरह होता है। अगर हम स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग करके देखा जाए तो उसका जो विनिंग रेट है, जो परसेंटेज है, वो काफ़ी कम है। वैसे अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में करोगे, एसआईपी में करोगे, तो आपको गारंटेड रिटर्न्स मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्या सही है? बराबर है। मोस्टली देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं नॉर्मल रिटेल ट्रेडिंग को और रिटेल इन्वेस्टमेंट को, तो गेन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के ही थ्रू ज़्यादा होता है, बल्कि रिटेल ट्रेडर तो कम्पीट करता है हेज फंड्स के साथ। सो वहाँ पे तो मेजरली सेबी ने भी कहा है कि 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आर इन लॉस। लॉस भी कितना बड़ा, तो 7 बिलियन का बोला है। तो दैट्स एक्चुअली, अभी आप भी अगर आप डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हो और आपका एफएनओ सेगमेंट एनेबल्ड है, तो आपको पहले वो पॉपअप आता है कि 90% ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉस। तो आपको सारे पढ़ के ओके करना पड़ता है और फिर आप ट्रेडिंग को जाते हो। तो बेसिकली दे आर ऑल्सो री प्रमोटिंग इट। और अपने यहाँ पे प्रमोशन म्यूचुअल फंड्स का ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से ही जाना चाहिए, एसआईपी से ही जाना चाहिए, क्योंकि वो कंसिस्टेंस होता है। और कंसिस्टेंसी से आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगा, आपके मतलब प्रॉफिट के ऊपर भी आपको और इनकम मिलेगा। सो उसको उस तरह सोचना चाहिए कि कंपाउंडिंग का एक फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे आपका वेल्थ मल्टीप्लिकेशन होता है। सो अगर आप सिंपल वे में अंडरस्टैंड करना चाहोगे तो इट्स जस्ट कंपैरिजन बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट। तो वही माइंडसेट है बेसिकली। लॉन्ग टर्म गोल्स के वो परस्यू करेंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही हासिल कर सकते हो, तो इट्स ऑल रिलेटेड टू योर गोल्स। यस, राइट। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग में कर रहे हो, तो आपको श्योरिटी नहीं है जो आप पैसा आज इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको रिटर्न्स मिलेगा भी या नहीं। और उसमें जैसे हमने बात की कि विन रेट बहुत कम है, तो उससे अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि इसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की तरफ उनका जो झुकाव है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है वो यंगस्टर्स को अभी तक पता नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग लेगेसी। मतलब खुद का एक नाम बनाना, मतलब जैसे नाम बनाने को टाइम लगता है, कंपेयरिंग द डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, तो वो डिसिप्लिन से अगर आप काम करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन रहेगा जो सस्टेन हो पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। वेरेज अगर किसी ने शॉर्ट टर्म ग्रोथ ले ली और शॉर्ट टर्म में कुछ गलती कर दी तो वैसे ही पूरा डाउनफॉल हो जाएगा। सो इट्स ऑल लाइक दैट, इन दैट सेंस ओनली। ओके, लेट्स से 12th पास आउट को आपको समझाना है कि इन्वेस्टमेंट में कितना पोटेंशियल है, तो आप कैसे समझाओगे? देखिए, इसको एकदम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल मैंने अपने एक दोस्त से सीखा जब मैं ग्रेजुएशन में था बेसिकली। तो मेरे दोस्त की सिंपल स्ट्रेटेजी थी, उसने स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की पढ़ाई काफ़ी पहले से कर ली थी, क्योंकि उसकी फैमिली इन्वेस्टेड थी। सो उसके फैमिली में वो
नॉर्मल डिनर टाइम पे वही डिस्कशन होता था कि आज का ये हुआ, आज मार्केट ऐसा है, ये महीने में ये होने वाला है, ये सेक्टर ग्रो करने वाला है। वेरएज वो सब बातें हम लोग काफ़ी बाद में डिस्कस करने लग गए। बट उसके घर में ये माहौल था, तो इसीलिए उसके पापा ने उसको सिर्फ सिंपल एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि हफ्ते में 300 से 500 रुपए के बीच का कोई भी शेयर अक्यूमुलेट करते जा, स्टडी के हिसाब से कर या तेरे जजमेंट के हिसाब से कर। तो उसने 3 साल में 300 रुपये हफ्ते के हिसाब से अज्यूम करके 40 से 50 हज़ार के बीच में उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था ग्रेजुएशन के पीरियड में। उसने उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दिया, जस्ट इन्वेस्ट किया, थोड़े बहुत बाइंग सेलिंग हुआ उसमें। बट एट द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन यू वोंट बिलीव वो 3 लाख रुपए का उसका कैपिटल जमा हो गया था। सो जो शेयर्स का ग्रोथ है 40 to 50,000 का ग्रोथ 4 lakhs तक गया उसका। तो इंटरेस्टिंग। दैट इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड कंपाउंडिंग। बट ये शेयर्स के बारे में था। अगर इसी को लॉन्ग टर्म कन्वर्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में विथ स्टडी और विथ कंटिन्यूड SIP 10-15 साल के होराइजन पे, तो फिर तो नंबर तो कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ये क्विक मनी जैसा लोगों को मतलब या फिर यंगस्टर्स जो है उनमें ये क्विक मनी के वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है कि उसके वजह से वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पर अगर वो मेहनत करे, जैसे आपने बोला कि yes. थोड़ा स्टडी करे या फिर रिसर्च करे, तो आपने जो अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप आपकी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हो और आपको इतना फंड गैदर हो रहा है तो आप आपकी स्टडी स्पॉन्सर कर सकते हो खुद, और आपका या फिर बिजनेस ओपन कर सकते हो। देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके पास फंड होता है, या फिर उसको वापस इन्वेस्ट कर दो। और ये जो अर्ली रिटायरमेंट की जो बात है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट करती है। जो अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें हैं ना, एक्चुअली उससे अपन लाइफ पूरी तरह से एक्सपीरियंस ले सकते हैं लाइफ का, कि मल्टीपल हमारी हॉबीज़ होती है, कुछ वजह से रह जाती है, उसे हम पूरा कर सकते हैं और कुछ मल्टीपल चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर अर्ली रिटायरमेंट करने के लिए क्या और कैसा प्लानिंग करना चाहिए, मतलब क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत कम है लोगों में। बराबर, बहुत अच्छा सवाल है आपका एक्चुअली। इसके ऊपर मैं एक टर्म बताना चाहूँगा, फायर करके टर्म है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। ये जो मूवमेंट है इसको एक माइंडसेट बोल सकते हो या एक स्ट्रैटेजी बोल सकते हो, कुछ भी किसी भी तरह से आप पकड़ सकते हो। ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी अभी चल रही है, मतलब फ़िलहाल जिनका इनकम मल्टीपल सोर्सेस से है या जिनका जिनका इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस है कंपेयर टू 9 to 5 जॉब, उन लोगों में ये मूवमेंट आ चुकी है अभी कि वो फायर मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। रिटायरमेंट का टाइम अभी 40 तक आ गया है, तो लोग 40 में रिटायर होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है 60 में रिटायर होंगे तो उनके पास बीमारियाँ होगी और एंजॉयमेंट करने के लिए टाइम होगा, बट कैपेसिटी होगी नहीं, थक जाएंगे। तो बेसिकली वो अभी यंग जनरेशन वो नहीं चाहती है। यंग जनरेशन चाहती है कि वो 30s to 40s के बीच में रिटायर हो जाए ऑल सेटल्ड, और उनको जो चाहिए वो कर पाए। मिनिमम इनकम मिले उससे भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट से तो कुछ रेगुलर इनकम निकाल ही पाए। तो ये फायर मोमेंट हाईलाइट करना चाहूँगा मैं। अच्छा, मुझे आप डीपली समझाओ कि फायर मतलब क्या होता है। इसमें सिर्फ 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि इनिशियली जब कोई बंदा स्टार्ट करता है, लेट्स से 24 ईयर्स में कोई जॉब ज्वाइन करता है, स्टार्टिंग सैलरी होगी 25,000 अज्यूमिंग, तो उसने क्या करना चाहिए कि मैक्सिमम सेविंग पे ध्यान देना चाहिए। सो 25,000 मिलते हैं तो उसका 50 to 70% अगर सेव करे और इसको अच्छे असेट क्लासेस में डाले, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, थोड़ा स्टडी करके स्टेबल म्यूचुअल फंड्स जो कि मार्केट गिरे तो भी उसका बीटा कम हो, ज़्यादा ना गिरे। ये थोड़ी टेक्निकल बातें बीच में स्टडी करके, हाँ, वो स्टडी करके अगर मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अगर होना है तो ये तो होती है। हाँ, एजुकेशन तो उसका पार्ट ही है बेसिकली। तो लेट्स से अगर 50 to 70% वो सेव कर पाता है और अज्यूमिंग हर साल उसकी सैलरी भी 10% से ग्रोथ करती है, तो उसका एवरेज अगर 20-25 साल पे भी ये ट्रेंड चला तो आराम से बाय द एज ऑफ 40 ही शुड हैव अराउंड 2 to 3 करोड़, या अगर उसका सैलरी एक्सपोनेंशियली भी बढ़ता है तो आराम से $1 million तक जा सकता है उसका कैपिटल। इन्वेस्टमेंट जो बात कर रहे हैं अपन, इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब बेसिकली आप जो कमा रहे हो या फिर जो आपकी इनकम है उसका आधा हिस्सा आप सेव कर दो। यस, एग्रेसिव सेविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फायर स्ट्रेटेजी। मतलब एग्रेसिवली सेव करो, आपके जो शॉर्ट टर्म
एंटरटेनमेंट या जो भी आप एंजॉयमेंट के लिए करते हो उसको थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर दो, थोड़ा डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, तो उसको थोड़ा बाद में ढकेल दो, तो ताकि बाद में ऑटोमेटिकली आपको जो करना है वो आप कर पाओगे। तो इसका मेन पॉसिबल है, प्रिंसिपल इजीली पॉसिबल है। मैं तो मानती हूँ अगर आप में पोटेंशियल है कि आप 1.5-2 लाख का फ़ोन ले सकते हो, तो क्यों ना आप उतनी अमाउंट लो और आपके यंग एज में इन्वेस्ट कर दो लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में, और इट कैन मल्टीप्लाई इनटू लाइक वी कैन नॉट इमेजिन द नंबर आल्सो। बराबर है, अग्रेसिवली जैसे आपने बताया। किसी म्यूचुअल फंड में भी डाल दो और उसको भूल जाओ, दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर डाल के भूल जाओ और आपको 5 साल बाद अगर याद आएगा तो 1 लाख का 10 लाख भी हो चुका होगा, यू नेवर नो। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ग्रेट ग्रेट। तो लेट्स से अगर किसी ने फायर कंसेप्ट की मदद से 5 CR जमा कर लिए और फिर वो उससे रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स से अगर किसी ने रिटायरमेंट के टाइम पे 5 करोड़ जमा कर लिया और उसने अभी डिसाइड कर लिया कि उसकी मेन इनकम जो है वो उसे स्टॉप करनी है, मतलब सैलरीड पर्सन होगा तो उसे रिटायर होना है, सैलरी इनकम बंद करनी है, तो उसको स्विच करना पड़ेगा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पे। तो ऐसे अज्यूम करके चलते हैं कि 5 करोड़ रुपए का उसका अभी कैपिटल है, कैपिटल बन गया उसका, जो हम लोग स्विच करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पे। तो अगर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है 15% जो हमें कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकती है, तो 5 करोड़ का 15% 75 लाख हो जाता है, और उसका एनुअल एक्सपेंस इतना तो होगा नहीं। लेट्स से उसका एनुअल एक्सपेंस होगा 20 लाख, फिर भी हमें 55 लाख बच जाता है ऊपर। तो इस तरीके से हर साल अगर 20 लाख विड्रॉ भी करेगा तो भी हमारा जो नेट वेल्थ है वो घटने नहीं वाला है, बल्कि वो उतना रहेगा या बढ़ेगा मार्केट के हिसाब से, राइट। सो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो हम पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि एनुअली 20 लाख निकल भी रहे हो उस फंड से और वो फंड की वैल्यू घट भी नहीं रही है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो 20 लाख रुपए से एंजॉयमेंट भी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी भी मिल रही है, एंड जो आपका कैपिटल है वो भी सेफ है। एब्सोल्युटली, बहुत मतलब ग्रेट चीज़ है ये उसी Yes. इसके अंदर। तो अभी आते हैं हमारे $1 मिलियन क्वेश्चन पे। तो मैं आपको पूछना चाहूँगी, क्या मंथली 5,000 इन्वेस्ट करके $1 मिलियन पोर्टफोलियो बन सकता है? डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल। $1 मिलियन मतलब रफली 8.4 करोड़ रुपीस इंडियन टर्म्स में, तो डेफिनेटली हो सकता है, बट आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंसी बना रखनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हाँ ज़रूर बन सकता है मेरे हिसाब से। अगर 20 साल की उम्र से कोई स्टार्ट करता है तो 40 साल तक विथ सम अबव एवरेज म्यूचुअल फंड रिटर्न्स डेफिनेटली उसका पोर्टफोलियो हो सकता है $1 मिलियन का। ओके ओके। और अगर एग्रेसिवली करें तो फिर एग्रेसिव करेंगे तो और भी कंपाउंडिंग की मदद से तो और भी ज़्यादा हो सकता है, मोर देन $1 मिलियन डेफिनेटली पॉसिबल। माइंड ब्लोइंग, मतलब हम कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बोल सकते हैं। यस यस, कि दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि अगर आप ऐसी सिस्टमेटिक प्लानिंग करो अपने फाइनेंस की कि ऐसे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिटर्न्स ऐसे हो सकते हैं, तो वो मतलब आपको रिटायर अर्ली तो कर ही देगा, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल ही जाएगा, पर उसके और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि आप लाइफ में टाइम आप खरीद पाओगे खुद के लिए। बराबर। तो ये सारी बातें बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी है, लाइक ये करना। तो मैं अभी जो ऑनलाइन पढ़ रही थी तो मैंने रिसर्च में देखा कि यूएस के किसी बंदे ने अपनी लेट 20s में रिटायरमेंट हासिल की, मतलब वो भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके, जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल बात है, मुझे ऐसा लगता है। या डेफिनेटली। मैंने तो जैसे आपने लेट 20s की बात की, मैंने अर्ली 30s के बारे में भी, इंडिया ही में ही बंदे हैं ऐसे, उनके बारे में पढ़ा है। तो दैट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। हमने कहानियाँ सुनी है कि 40s में रिटायर होना या फिर अर्ली रिटायर होना, तो ऑलरेडी लोग वैसी लाइफ जी रहे कि रिटायर होके। यस, और रिटायरमेंट भी मतलब ऐसे नहीं कि 1-2 करोड़, बट 8-10 करोड़ रुपए वेल्थ लेके रिटायर हो रहे हैं 33 इयर्स की एज में। ओह, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप मतलब 30s या 40s में रिटायरमेंट या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, क्योंकि आपको अगर आप देखा जाए कि एक सपोज आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में आपको बाउंडेशन होता है, आपको वाइंड अप नहीं करते आता है, या फिर आपने ब्रांड क्रिएट किया होता है तो उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है।
पर ये इन्वेस्टमेंट वैसा नहीं है, ये आपको फ्रीडम देता है बहुत, मतलब लाइफ में फ्रीडम, टाइम का फ्रीडम। राइट। ये इन्वेस्टमेंट की जो बातें हमने डिस्कस की, ये बहुत काम आ सकती है सबके लिए इन जनरल। तो मुझे लगता है कि लोगों ने जैसे वो ट्रेडिंग पे इन्फ्लुएंस होते हैं, वैसे ही सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी इन्फ्लुएंस हो और एग्जैक्टली। स्टार्ट करे। सही जगह से Start early. सही जगह से मोटिवेशन आना चाहिए, जी। ये होना चाहिए एक्चुअली अपने यूथ में। हम्म, बेसिकली अगर आप और ऐसे भी नहीं कि कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो, ऐसे भी नहीं, उस पर भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए। अगर आपने ऐसे भी चालू भी कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंटिन्यू उसमें ही करना पड़ेगा। सो आज इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैंने 3 एसआईपी कर दिए किसी म्यूचुअल फंड में, और मुझे अगर लगता है कि नहीं इससे भी बेटर म्यूचुअल फंड कोई मिल गया है मुझे, तो आई कैन डिसकंटिन्यू दैट, और उसमें जो पड़ा पैसा है वो निकाल के भी मैं दूसरे में शिफ्ट कर सकता हूँ। इतना फ्रीडम है, और मोबाइल ऐप्स भी इतनी आ गई है, तो बस इट्स अ बिल्कुल कर वेरी सकते हैं। फ्लेक्सिबल एरिया अगर आप देखोगे उसको तो। और यंग जनरेशन को तो मैं डेफिनेटली मोटिवेट करता हूँ हमेशा कि अगर आप वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा वेल्थ अगर आपको चाहिए, तो आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना आपको बेनिफिशियल है। सो आपको एक्यूरेसी से ज़्यादा अर्ली टाइम फ्रैक्शन में स्टार्ट करना ये ज़रूरी है। Okay. थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो सबसे हो जाती है, बट अगर आप गिरोगे तो आपको समझेगा क्यों गिरा हूँ मैं। बट अगर आप मैदान में उतरोगे ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कि उसके रूल्स क्या है, कैसे करना है, और आगे गोल्स क्या है। तो बिल्कुल। यही संदेश देना चाहूँगा मैं यूथ को। ओके, ग्रेट। और अर्ली रिटायरमेंट की अगर बात करें तो उसके जो मिथ्स है ना, वो भी काफ़ी है। जैसे कि अर्ली रिटायर तभी हो सकते हैं जब आपकी सैलरी हाई हो। बट एक्चुअली मैं इसको कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी लोगों के दिमाग में हो सकता है कि जैसे अब हमने एग्जांपल बताए यूएस का और इंडिया का, कि रिटायर हो गया क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा सैलरी था, इसलिए वो जल्दी रिटायर हो पाया, इसलिए अच्छे से इन्वेस्ट कर पाया। बट आई विल लाइक टू से कि ये एक्चुअली मिथ ही है, इसके पीछे रियलिटी काफ़ी कम है। क्योंकि अगर आपका सैलरी ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली आपके खर्चे भी ज़्यादा ही होते हैं, राइट। सो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, देन आपके खुद के एम्बिशंस या खुद के एंजॉयमेंट्स भी उस लेवल के ही होते हैं, राइट। तो ऐसे नहीं है, रैदर इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि अगर आपको रिटायर अर्ली होना है तो आप उसमें से कितना बचा सकते हो, या रैदर आप और कितने इनकम स्ट्रीम्स जोड़ सकते हो। जैसे कि कोई बंदा अच्छा इनकम ले रहा है तो बट उसको और कुछ करना है, तो मे बी कुछ फ्रीलांसिंग, फ्री टाइम में कुछ फ्रीलांसिंग कर लिया, उस क्या पता कुछ और, जैसे Side कि hustle, साइड हसल में काफ़ी कुछ भी सारे। कर लिया, राइट। सो डेफिनेटली दैट विल ऐड ऑन, वो उतना उसको, और लेट्स से हम ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, तो डेफिनेटली उसका पैसा जब आता है तो हमें लगता है कि यार काम करके खुशी मिल रही है, तो ये पैसा खर्च करके और क्या, तो उसको अपन यूजुअली क्या करते हैं, मम्मी पापा को दे दो, या भगवान पे कुछ ऐसे चढ़ा देंगे, या डोनेशन कर देंगे, कुछ अच्छे काम के लिए यूज़ कर दें। तो खर्च करने की वैसे भी इच्छा नहीं होती है, तो ऐसे कुछ साइड हसल से पैसा कमाओ और उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स में करते जाओ, म्यूचुअल फंड्स में। एट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 5 साल 10 साल बाद आपको, मतलब आप देखो मत उसको, मॉनिटर इस तरीके से करो कि अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है या नहीं, उसी तरीके से मॉनिटर करो। बार बार एनएवी कितना वैल्यू हो गया, ये क्यूरियोसिटी से अगर जाओगे तो वो नहीं, और उसको फाइनली 5-10 ईयर्स बाद अगर आप देखोगे उसका वेल्थ कितना अक्यूमुलेट हो गया, तो आपको पता चलेगा कंपाउंडिंग क्या सही चीज़ है, और इन्वेस्टमेंट्स जो आप फॉलो कर रहे हो SIPs, वो उसमें कितना ग्रोथ मिलता है, वो आपको बाद में पता चलेगा। और मैंने ऐसा सुना है कि कंपाउंडिंग की जो कीमत है वो आपको आगे चलकर ही पता चलती है कि कंपाउंडिंग में क्या पोटेंशियल है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। एग्जैक्टली। सो बेसिकली इसको अगर आप देखना चाहोगे तो कंपाउंडिंग का पहले 2-3 साल में तो बस समझ में आता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, बट 5 साल बाद अगर आप देखोगे तो जो 5 साल के प्रॉफिट्स थे उसके ऊपर जो ओवरऑल कंपाउंडिंग का इफेक्ट आया है, तो आपको समझेगा कि कितना बड़ा इफेक्ट होता है वो। और जो आपने अभी बताया ना कि जैसे साइड हसल, वो बहुत सही चीज़ है। मतलब आप आपकी खुद की जो इनकम अर्न कर रहे हो, जो आपकी जॉब से लेट से कुछ भी हो, पर अगर साइड हसल करके वो भी अमाउंट आप अगर इन्वेस्ट कर दो, तो आप अगर उसका सिंपल कैलकुलेशन अगर करते हो तो वो कितने नंबर्स में मल्टीप्लाई हो सकता है इन्वेस्ट करके। तो बहुत सही चीज़ लगती है ये कि साइड हसल भी करो और उसको भी आप इन्वेस्ट कर दो। एग्जैक्टली। और फायर मोमेंट भी इसीलिए है कि अर्ली रिटायर होके घर पे बैठ के टीवी देखना नहीं है, नहीं, रैदर फायर मोमेंट इसीलिए भी है ताकि बाद में अपने को जो अच्छा लगता है वो कर पाए। मतलब 40s के बाद अपनी मर्जी से
जिस समय पे काम करना है, जहाँ से काम करना है और जो काम करना है ये कर पाए, और विथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उससे जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी आई डोंट थिंक सो 9 to 5 में कभी मिल सकती है। अनबीटेबल है। यस एग्जैक्टली। यस यस। और सबसे हॉट टॉपिक जो चालू है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से लोगों को डर भी लगता है और बहुत सारी मतलब ओवर थिंकिंग भी होती है कि कैसे होगा, क्या होगा। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो सोचते हैं कि सेविंग्स का क्या होगा, तो सेविंग्स को कैसे प्रोटेक्ट करें हाई इन्फ्लेशन से, वो मेरा पर्सनल सवाल भी है। वेरी गुड। एक्चुअली इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो डेफिनेटली होता है। मतलब जो चीज़ आज मुझे 100 रुपये में मिल रही है वो अगले साल 110 रुपये में मिलने वाली है। सिंपल टर्म्स में यही होता है इन्फ्लेशन। उसके और अगले साल 120 में मिलेगी। तो अगर आप 100 रुपये ही अगर आप जेब में रखोगे 2 साल के लिए, तो डेफिनेटली आप 100 रुपये की चीज़ आज जो 100 रुपये में मिल रही है वो कल आप 100 रुपये में नहीं खरीद पाओगे। तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको बेसिकली ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से रिटर्न्स जो है नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में अगर इन्फ्लेशन रेट देखोगे तो 6% चल रहा है। ओके। और अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डालते हो जिसका 14 to 18% रिटर्न मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, इसका मतलब राइट। तो यही मेरा वैसे कहने चूज करें मतलब। यस, मेरे कहने का कंक्लूजन यही है। ओके। रादर क्योंकि अगर आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, सेविंग्स बैंक में ही अगर आप फंड्स रखोगे, अगर लेट्स से सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है अराउंड 4 to 5% ही होता है, 4.5 होता है कुछ बैंक्स का, वेयर इन्फ्लेशन रेट है 6%। यस। तो नेट आप देखोगे तो 2% तो आप वैल्यू लूज कर रहे हो। तो ये जो मनी की वैल्यू है वो आपकी लूज हो रही है बाय कीपिंग इट इन योर सेविंग्स बैंक अकाउंट। थैंक यू सो मच तन्मय जी। मैं आशा करती हूँ कि ऐसे और भी कन्वर्सेशन करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत वास्ट टॉपिक है। डेफिनेटली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, आपके क्वेश्चंस काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, जो यंग जनरेशन के माइंड में हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा कि मैं यंग जनरेशन को गाइड कर पा रहा हूँ उनके म्यूचुअल फंड जर्नी में स्टार्ट करने से पहले, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच लास्टली। यस, यू आर मोस्ट वेलकम। और आप सभी का भी बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने ये एपिसोड एंड तक देखा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, पर फिर भी अगर आपके कोई सवाल होंगे या कोई क्वेरीज होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।